आपका स्वागत है। कभी आपके फ़ोन पर ऐसा मैसेज आया है कि आपके क्रेडिट कार्ड से एक बड़ा ट्रांज़ैक्शन हुआ है जो आपने किया ही नहीं? वो जो दिल एक पल के लिए बैठ जाता है। बिल्कुल। और फिर शुरू होती है बैंकों के कस्टमर केयर से एक लंबी मतलब थका देने वाली लड़ाई। जी। आज हम एक ऐसी ही कहानी की तह तक जाएंगे जो जो दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंची। सही बात है। हमारे हाथ में 27 नवंबर 2025 का एक अदालती फैसला है। सर्वर रजा बनाम भारतीय रिजर्व बैंक के लोकपाल और सिटी बैंक। हाँ, और ये सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि ये हमारे बैंकिंग सिस्टम के लिए एक तरह से एक आईना है। बिल्कुल। आज हम समझेंगे कि जब किसी के साथ फ्रॉड होता है तो पर्दे के पीछे क्या होता है, बैंक कहाँ गलतियां करते हैं, और सबसे जरूरी, इस एक मामले ने पूरे देश के ग्राहकों के लिए क्या बदल दिया। चलिए इस दिलचस्प केस को परत दर परत खोलते हैं। चलिए। तो कहानी शुरू होती है सरवर रजा से, जो खुद एक वकील हैं। हाँ, और ये बात बहुत जरूरी है। सोचिए, अगर कानून जानने वाले एक शख्स को इस सिस्टम से लड़ने में इतनी मशक्कत करनी पड़ी। तो एक आम इंसान का क्या हाल होता होगा। वही तो जनवरी 2022 में उनके पास सिटी बैंक का एक क्रेडिट कार्ड था। सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन फिर 5 अप्रैल 2022 को उनके घर पर एक नया क्रेडिट कार्ड आता है। जिसे उन्होंने कभी मंगवाया ही नहीं था। बिल्कुल। उन्होंने फौरन कस्टमर केयर को फोन किया। वहां से जवाब मिला, सर आप इसे एक्टिवेट मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये अपने आप एक्सपायर हो जाएगा। सुनने में तो बहुत तसल्ली वाली बात लगती है ना? हाँ, कोई भी आम इंसान यही सोचकर निश्चिंत हो जाएगा। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। कुछ ही दिन बाद 12 अप्रैल को जब सर्वर रजा को अपना स्टेटमेंट मिलता है तो उनके होश उड़ जाते हैं। क्यों, क्या हुआ था? उस नए, अनचाहे और तथाकथित अनएक्टिवेटेड कार्ड से 76,777 रुपए का एक ट्रांजैक्शन हो चुका था। 77,777 रुपए, और वो भी एक ऐसे कार्ड से जिसे इस्तेमाल ही नहीं किया गया। जी। ये ट्रांजैक्शन कहाँ हुआ था? ये 6 अप्रैल को पेटीएम पर रेंट पेमेंट यानी किराया भरने के नाम पर किया गया था। अच्छा। जाहिर है ये ट्रांजैक्शन उन्होंने नहीं किया था, तो उन्होंने वही किया जो हम सब करते हैं। फौरन बैंक को इत्तला दी, और साथ ही दिल्ली पुलिस की साइबर सेल में भी शिकायत दर्ज करा दी। यहां तक तो ये एक आम फ्रॉड का मामला लग रहा है। इसके बाद बैंक ने क्या किया? देखिए, शुरुआत में बैंक ने बिल्कुल सही प्रक्रिया अपनाई। अच्छा। जैसे ही फ्रॉड रिपोर्ट हुआ, उन्होंने वो 76,777 रुपए अस्थायी तौर पर उनके अकाउंट में वापस डाल दिए। इसे टेम्पररी क्रेडिट कहते हैं। हाँ, ये तो आरबीआई के नियमों के मुताबिक है, ताकि जांच के दौरान ग्राहक को परेशानी ना हो। बिल्कुल। तो फिर मामला कोर्ट तक कैसे पहुंच गया? अगर पैसे वापस आ गए थे तो दिक्कत क्या हुई? दिक्कत ये हुई कि ये जो शांति थी बस कुछ ही महीनों की थी। जुलाई 2022 में बैंक ने अचानक अपनी जांच बंद कर दी। जांच बंद कर दी? हाँ, और वो अस्थायी क्रेडिट वापस खींच लिया और सर्वर रजा को उस 76,777 रुपए का बिल भेजना शुरू कर दिया। अरे, साथ में ब्याज और लेट फीस लगाकर। एक मिनट, लेकिन क्यों? बैंक ने इसका कारण क्या बताया? बैंक ने कहा कि उनकी जांच के मुताबिक ये लेन देन एपीआईएन, आईपीआईएन और ओटीपी क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करके किया गया था। ये सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है। एपीआईएन, आईपीआईएन, ओटीपी, मतलब आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि बैंक कह रहा था कि ये लेन देन ग्राहक की जानकारी से हुआ है। ग्राहक की जानकारी से? हाँ, यानी उनके इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड और फोन पर आए वन टाइम पासवर्ड ओटीपी से ही हुआ है। बैंक के हिसाब से ये कोई बाहरी हैकिंग नहीं थी। मतलब वो कह रहे थे कि ये ग्राहक की तरफ से हुई कोई चूक थी। बिल्कुल, वो कह रहे थे आपकी गलती है, आप ही भरिए। और यहीं से सारा विवाद शुरू हुआ। बिल्कुल सही सवाल है। तो एक तरफ बैंक अपनी जिद पर अड़ा था, दूसरी तरफ ग्राहक परेशान था। ऐसे में अगला कदम क्या होता है? जब बैंक आपकी ना सुने तो आप जाते हैं बैंकिंग रेगुलेटर के पास, यानी आरबीआई के पास। आरबीआई ने ग्राहकों की सुनवाई के लिए एक खास संस्था बनाई है, बैंकिंग लोकपाल या ओम्बुड्समैन। हाँ, लोकपाल एक तरह से बैंकिंग ग्राहकों के लिए एक मुफ्त अदालत जैसी संस्था है। जी, जो बैंकों और ग्राहकों के बीच विवाद सुलझाती है। उम्मीद तो यही होती है कि यहाँ निष्पक्ष सुनवाई होगी। लेकिन लगता है यहाँ भी उम्मीद पर पानी फिर गया। पानी फिर गया, वो भी बहुत ही अजीब तरीके से। सर्वर रजा ने लोकपाल के पास 2 शिकायतें दर्ज की। 2? हाँ, और दोनों ही खारिज कर दी गईं। दोनों? किस बिना पर? पहली शिकायत इस तकनीकी कारण से खारिज हुई कि वो एक वकील के जरिए दायर की गई थी, और दूसरी क्यों? दूसरी इसलिए खारिज कर दी गई क्योंकि सिस्टम को ऐसा लगा कि उन्होंने शिकायत करने से पहले बैंक से संपर्क ही नहीं किया था। क्या, जबकि वो महीनों से बैंक से बात कर रहे थे? जी, और मजे की बात यह है कि ये दोनों जवाब किसी इंसान ने नहीं दिए। मतलब?
ये सिस्टम ने ऑटोमेटिकली भेज दिए थे, मतलब किसी ने उनकी शिकायत पढ़ी तक नहीं। ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है। और यही इस केस का सबसे चौंकाने वाला पहलू है। ये कोई एक कर्मचारी की गलती नहीं थी, ये पूरे सिस्टम का फेलियर था। एक ऑटोमेटेड जवाब ने एक असली शिकायत को कूड़ेदान में डाल दिया। मतलब जिस सिस्टम को ग्राहक की मदद के लिए बनाया गया, उसी ने बिना किसी मानवीय जांच के दरवाजा बंद कर दिया। बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ी खामी है। तो अब रजा के पास क्या रास्ता बचा था? जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो उनके पास देश की सबसे बड़ी अदालतों में से एक यानी दिल्ली हाईकोर्ट जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। रजा के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी। दंडात्मक कार्रवाई का मतलब कोई सख्त एक्शन? हाँ, जैसे कि उनका सिबिल स्कोर खराब करना, रिकवरी के लिए कॉल करना या कोई कानूनी नोटिस भेजना। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल सब कुछ रोक दिया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि बैंक ने ये बात नहीं मानी। बिल्कुल नहीं मानी, और यहीं से बैंक की आप कह सकते हैं दादागिरी सामने आती है। अच्छा। कोर्ट के साफ आदेश के बावजूद बैंक ने उन्हें 1,09,072 रुपए का डिमांड नोटिस भेज दिया। 1 लाख से ज्यादा का? जी, जिसमें ब्याज और लेट फीस भी शामिल थी। उन्हें रिकवरी के लिए लगातार कॉल्स आते रहे और फिर एक कलेक्शन एजेंट सचमुच उनके दरवाजे पर पहुंच गया। कोर्ट के आदेश के बाद भी ये तो सीधे सीधे अदालत की अवमानना है। यकीनन, ये सिर्फ नियमों का उल्लंघन नहीं था, ये सिस्टम का मजाक उड़ाने जैसा था। जब ये बात कोर्ट के सामने आई तो कोर्ट ने बहुत सख्ती दिखाई। अब बैंक को जवाब देना ही था। और जब उन्होंने जवाब दिया तो धोखाधड़ी की एक और ही कहानी सामने आई जो और भी ज्यादा परेशान करने वाली थी। वो क्या कहानी थी? आखिर बैंक के हिसाब से ये फ्रॉड हुआ कैसे था? बैंक के वकीलों ने कोर्ट में जो घटनाओं का क्रम बताया वो किसी थ्रिलर फिल्म जैसा है। अच्छा। ध्यान से सुनिए। 3 अप्रैल 2022 को फ्रॉड करने वाले ने सर्वर रजा के असली रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP का इस्तेमाल करके उनका इंटरनेट बैंकिंग पिन यानी आईपिन बदल दिया। ओके। इसके ठीक 5 मिनट बाद उसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को एक नए अनजान नंबर से बदल दिया गया। क्या मतलब अब सारे अलर्ट्स और OTP उस नए नंबर पर जाने वाले थे? बिल्कुल। और फिर 6 अप्रैल को उस नए कार्ड का पिन भी उसी नए मतलब फर्जी मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP का इस्तेमाल करके बना लिया गया। और उसके फौरन बाद वो 76,000 रुपए का पेटीएम ट्रांजैक्शन कर दिया गया। जी। लेकिन ये मोबाइल नंबर बदलना ही तो सबसे बड़ा सवाल है। कोई किसी का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इतनी आसानी से कैसे बदल सकता है? सही सवाल। अदालत ने इसे रहस्य में डूबा हुआ बताया, पर असल दुनिया में ये कैसे होता है? क्या ये सिम स्वाइपिंग जैसा कुछ हो सकता है? बिल्कुल, आपका सवाल एकदम सही है और यही इस केस का दिल है। सिम स्वैपिंग एक आम तरीका है जहां धोखेबाज आपके टेलीकॉम ऑपरेटर को किसी तरह धोखा देकर आपके नंबर का डुप्लीकेट सिम निकलवा लेते हैं। अच्छा। जैसे ही वो डुप्लीकेट सिम एक्टिवेट होता है, आपका सिम बंद हो जाता है और सारे OTP और कॉल्स उनके पास जाने लगते हैं। या फिर ये फिशिंग के जरिए भी हो सकता है, जहां आपसे धोखे से कोई लिंक क्लिक करवाकर आपकी बैंकिंग जानकारी चुरा ली जाती है। तो बैंक ये नहीं बता पाया कि ये हुआ कैसे? नहीं, बैंक का बस यही एक तर्क था कि शायद ग्राहक ने अपना OTP किसी से शेयर किया होगा, लेकिन वे इसे साबित नहीं कर सके। और बैंक का ये ना बता पाना कि ये कैसे हुआ, ये तो उनकी अपनी सुरक्षा में एक बहुत बड़ी कमी को दिखाता है। बिल्कुल, और अदालत ने इसी बात को पकड़ा। 1 मिनट, लेकिन बैंक के नजरिए से भी सोचना होगा। हर दिन हजारों फ्रॉड की शिकायतें आती हैं। जी। अगर वे हर मामले में ग्राहक को सही मान लेंगे तो क्या इससे सिस्टम का दुरुपयोग नहीं बढ़ेगा? आपका सवाल बहुत वाजिब है और संतुलन जरूरी है, लेकिन इस मामले में बैंक अपनी बुनियादी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा। वो कैसे? RBI के नियम साफ कहते हैं कि अगर कोई अनधिकृत लेन देन होता है तो जिम्मेदारी बैंक की है, ग्राहक की नहीं। जब तक कि बैंक ये साबित ना कर दे कि ग्राहक की तरफ से कोई बड़ी लापरवाही हुई है। एकदम सही। यहाँ बैंक कुछ भी साबित नहीं कर पाया। वे ये तक नहीं बता पाए कि उनके सिस्टम में सेंध कैसे लगी। तो आखिर में इस पूरी लड़ाई का नतीजा क्या निकला? नतीजा ग्राहक के हक में आया, और वो भी कई स्तरों पर। सबसे पहले सर्वर रजा के लिए क्या क्या हुआ? कोर्ट ने कहा कि वो 76,777 रुपए की रकम उनसे नहीं वसूली जाएगी। ठीक है। दूसरा, बैंक को उनका सिबिल स्कोर तुरंत ठीक करने का आदेश दिया गया, जो इस बिल की वजह से खराब कर दिया गया था। ये बहुत जरूरी था। सिबिल स्कोर आपकी लोन लेने की क्षमता तय करता है। जी, और सबसे बड़ी बात, कोर्ट के आदेश के बावजूद रिकवरी एजेंट भेजकर जो उन्हें परेशान किया गया, उसके लिए बैंक को उन्हें 1 लाख रुपए का हर्जाना देने का निर्देश दिया गया। 1 लाख रुपए का हर्जाना, यह तो सर्वर रजा के लिए एक बड़ी जीत थी। बहुत बड़ी।
लेकिन आपने शुरू में कहा था कि ये फैसला पूरे बैंकिंग सिस्टम के लिए एक सबक है, वो कैसे? यहीं पर ये केस एक आम मामले से ऊपर उठकर एक तरह से ऐतिहासिक बन जाता है। अदालत ने इस एक अकेले मामले का इस्तेमाल करके पूरे बैंकिंग सिस्टम में सुधार लाने के लिए बड़े निर्देश जारी किए। उन्होंने सिर्फ इस केस को नहीं सुलझाया, बल्कि भविष्य में ऐसे मामले ना हो इसकी नींव रखी। बिल्कुल। जैसे कि क्या निर्देश दिए? आरबीआई लोकपाल के लिए क्या कहा गया? लोकपाल के लिए कोर्ट ने बहुत सख्त निर्देश दिए। पहला, शिकायतों को मशीनी तरीके से बिना सोचे समझे खारिज करना बंद करें। सही बात है। अगर किसी की शिकायत में कोई छोटी-मोटी तकनीकी गलती है तो उसे सुधारने का मौका दें, न कि सीधे खारिज कर दें। और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण, कोर्ट ने कहा कि खारिज की गई शिकायतों की समीक्षा के लिए एक दूसरे स्तर की मानवीय निगरानी प्रक्रिया लागू की जाए। मानवीय निगरानी मतलब एक असली इंसान, जैसे कोई रिटायर्ड जज या अनुभवी वकील, उन ऑटोमेटेड फैसलों को दोबारा देखेगा। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। बहुत बड़ा। आरबीआई लोकपाल को निर्देश देना तो समझ आता है, लेकिन क्या अदालत के पास ये अधिकार है कि वो देश के सभी बैंकों को अपनी वेबसाइट बदलने का आदेश दे? ये तो एक बहुत बड़ा फैसला लगता है। हाँ, और यही इस फैसले की सबसे बड़ी ताकत है। कोर्ट ने देश के सभी बैंकों को निर्देश दिया। क्या निर्देश? कि वे अपनी वेबसाइट पर शिकायत निवारण प्रक्रिया का एक साफ सुथरा फ्लो चार्ट लगाएं। मतलब ग्राहक को पता होना चाहिए कि अगर कस्टमर केयर नहीं सुनता तो किससे संपर्क करना है। उसके बाद नोडल ऑफिसर कौन है और पूरी प्रक्रिया क्या है? जी, इसे जनहित में दिया गया निर्देश माना जाता है, क्योंकि ये समस्या किसी एक बैंक की नहीं बल्कि पूरे बैंकिंग सेक्टर की है, जहां ग्राहक अक्सर एक भूल भुलैया में खो जाता है। बिल्कुल। तो 76,777 रुपए के एक फ्रॉड से शुरू हुई कहानी ने आरबीआई और देश के सभी बैंकों के काम करने का तरीका बदलने की नींव रखती। बिल्कुल। ये फैसला इस बात पर जोर देता है कि टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन के इस दौर में हम इंसानी पहलू को नहीं भूल सकते। बैंकों और नियामकों को अपनी प्रक्रियाओं को ज्यादा मानव केंद्रित बनाना होगा। आप सिर्फ एक बटन क्लिक करके किसी की असली परेशानी और शिकायत को खारिज नहीं कर सकते। सही बात है। टेक्नोलॉजी सुविधा के लिए है, सुनवाई को खत्म करने के लिए नहीं। बिल्कुल। अंत में यह हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है। जी। ये फैसला निश्चित रूप से बैंकों और आरबीआई पर ग्राहकों की बेहतर सुरक्षा की जिम्मेदारी डालता है। जी। लेकिन एक आम व्यक्ति के लिए क्या इसका मतलब ये है कि वो अब सुरक्षित महसूस कर सकते हैं? या ये सिर्फ इस बात पर रोशनी डालता है कि हम सभी उन शातिर घोटालों के प्रति कितने कमजोर हैं जो बैंक के बड़े बड़े सुरक्षा तंत्र को भी धोखा दे सकते हैं? क्या ये फैसला सच में ताकत के संतुलन को ग्राहक की तरफ झुकाता है, या ये सिर्फ एक चेतावनी है कि हमारी और आपकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है?